चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। तो हम ये कहेंगे कि इसी मेथड को हम इंटीग्रेशन मेथड बोल देते हैं। दोबारा एक ग्राफ बनाइए, ये एक्स हो गया इधर, ये एफ हो गया, बिल्कुल सेम यही कर्व बनाऊंगा। और अब ये वाला इसके नीचे वाला पूरा एरिया शेड कर दो। और ये जो हमारा शुरुआत वाली जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एक्स आई, और इसको बोल दो एक्स एफ। फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई और एक्स एफ, ये बोल दीजिए। और ये जो बीच में शेड करा है ना हमने, ये जो शेड करा है ये कहलाएगा वर्क डन। ये कहलाएगा वर्क डन। अब देखिएगा इसको बोल दीजिए फिगर ए, और इसको बोल दीजिए फिगर बी। और फिगर ए और फिगर बी नोट करें, एडिंग एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, adding areas of all the adding areas of all the rectangles of figure A, we get the total work done as W is equal to integration xi to xf, xi to xf multiply by xi to xf f dx is equal to area under force displacement ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक चीज मैं जानता हूं कि जब मैं फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा वर्क डन ही आता है, ये हमें पता है, ये वर्क डन की डेफिनेशन। ठीक है। और यहाँ पर हम इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब हमारा वेरिएबल वर्क भी दे रखा है, वेरिएबल फोर्स भी दे रखा है, सॉरी, तो उस केस में भी हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने करा क्या, हमने छोटे 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 रेक्टेंगुलर टुकड़ों में, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करा। तो डिवाइड करने पर मैंने देखा ये जो dx है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैंने बहुत छोटा लिया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, और जो फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने फोर्स लिया। तो फोर्स और dx को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 100 रेक्टेंगल बन रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो उन 100 के 100 रेक्टेंगुलर एरियाज को, जो कि छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको ऐड करने में, उनको जो ऐड करना होता है छोटे छोटे एलिमेंट्स को, उसी को मैं इंटीग्रेशन बोल देता हूँ। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है एफ डी एक्स। यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, x, और इसीलिए लिमिट मैंने x वाली ली है, f वाली लिमिट नहीं ली। तो एक्स आई टू एक्स एफ। समझ गए, सभी को क्लियर है? हाँ। तो आप सीधा सीधा बस ये याद रखिए कि अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो समझ जाइए कि वहां पर बहुत छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो एडअप हो रहे हैं, तभी इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही है, छोटे छोटे एरियाज का एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर सभी को क्लियर है तो बेटा आगे चलूं मैं। यस सर। ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म
A woman pushes a trunk on a railway platform A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. Which has a rough surface. Full stop. She supplies a force of 100 Newton She supplies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Over a distance of 10 meter, full stop. Thereafter, she gets progressively tired Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. She gets progressively tired and her applied force and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. To 50 Newton. Full stop. The total distance by which the trunk has been moved the total distance the total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. By which the trunk has been moved is by which the trunk has been moved is 50 sorry is 20 meter is 20 meter. Full stop. Plot the force applied by the woman ये प्लॉट का मतलब क्या है कि ग्राफ बनाना है मेरे को. Plot the force applied by the woman and the frictional force plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton which is 50 Newton. Full stop. Calculate the work done by the two forces over 20 meter.
फाइंड द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। अब देखिएगा, इसका ग्राफ बनाना है सबसे पहले। अब एक चीज तो मुझे ये समझ में आती है कि वही जो फ्रिक्शन है, रफ सरफेस इन्होंने बोला है कि रफ सरफेस पर प्लेटफॉर्म की सरफेस है वो रफ है, वहां पर एक बॉक्स है और एक लेडी उसको फोर्स लगाकर उसको खिसकाते हुए थोड़ी दूरी पर लेकर जाती है। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। वो 10 मीटर तक उस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, मतलब लगातार उसको पुश करने की वजह से वो थक जाती है। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। डिस्टेंस के साथ लीनियरली रिड्यूस होना क्या है, देखिए। हाँ, मतलब एकदम से नहीं होगी, 10 मीटर के डिस्टेंस में धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो थक जाती है तो उसकी फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर सबसे पहले शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मैं यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है, यहाँ पर मैं लेता हूँ डिस्टेंस, यानी कि एक्स ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन। देखिए इधर है 0, यहाँ पर आप बोल दीजिए 50 न्यूटन, और यहाँ पर बोल दीजिए 100 न्यूटन। ठीक है। और यहाँ पर ले लीजिए 10 मीटर, और यहाँ पर ले लीजिए 20 मीटर। तो 10 मीटर तक तो वो लेडी जो है वो 10 मीटर तक तो लगातार 100 न्यूटन की फोर्स मेंटेन करके रखती है। कितना फोर्स वो लगाती रहती है। फिर क्या है, 10 मीटर तक, 10 मीटर तक उस बॉक्स को खिसकाने के बाद फिर वो धीरे धीरे थकने लगती है। तो उसकी जो स्पीड है वो, सॉरी, उसकी जो फोर्स है वो अगले जो 10 मीटर है, ठीक है, अगले जो 10 मीटर है उसमें उसकी जो फोर्स है वो रिड्यूस होकर 50 न्यूटन तक आ जाती है। तो 50 न्यूटन ये लीनियरली का मतलब ये है कि ऐसे आएगी, मतलब कर्व शेप ना लेते हुए स्ट्रेट लाइन की शेप। लीनियरली मतलब स्ट्रेट इन अ लीनियर डायरेक्शन, मतलब लेंथ की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह। अब मैंने ये कहा कि यहां से लेकर यहां तक उसने 20 मीटर तक उसको खिसकाना है। तो यहाँ पर ये कर्व खत्म हो गया, प्लॉट हो गया। तो ये जो प्लॉट हुआ है ये हुआ है उस लेडी की अप्लाइड फोर्स का, जो उसने लगाई है फोर्स। लेकिन अब एक चीज और बोल रहे हैं वो, कि एक फ्रिक्शन की फोर्स है, वो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। तो थ्रू आउट हिज मोशन, ये जो बॉक्स का मोशन हुआ है जो वो पुश करती रही, उस दौरान फ्रिक्शन की फोर्स तो काम करती ही रही ना। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से ही तो वो लेडी थकी, नहीं तो उसको थकान ही नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लगातार उसको रोक रही थी। फ्रिक्शन की फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ इसको, अप्लाइड फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव मानकर चल रहा हूँ तो मेरी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना ही, जैसे ये 50 न्यूटन ऊपर की तरफ है तो 50 न्यूटन नीचे दिखा दूंगा नेगेटिव में। यहाँ मैं लिखूंगा -50 न्यूटन। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगातार, क्योंकि हमारी सरफेस इज सेम, यहाँ से लेकर लगातार ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है। तो वो फ्रिक्शन की फोर्स तो बराबर उतनी ही लगती रहेगी, कांस्टेंट फोर्स की तरह काम करेगी। ये सबको समझ में आ गया बेटा, बता दीजिए। अंशित, दिवस, आस्था, नित्या, Yes, so. क्लियर है? विदुषी, Yes, sir. ठीक है। तो ये तो ऊपर फोर्स है, और यहाँ नीचे हम दिखा देंगे स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, ये नीचे की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब इसकी आप नेमिंग कर दीजिए, इसको बोलो पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दो ई।
ए बी सी डी ई। अच्छा, जो नीचे हैं इसको बोल दीजिए ए बी सी डी ई एफ, इसको एफ बोल दो और इसको बोल दो जी। तो अब जरा देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला मेरे को, ये कहा फाइंड द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जो उसकी अप्लाइड फोर्स है, लेडी की जो अप्लाइड फोर्स है, वो कितना वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय द वुमेन्स अप्लाइड फोर्स, इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? हम ये अभी अभी देख कर आए हैं, क्योंकि उसकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफिकली जब मैंने प्लॉट करा तो उसके नीचे का एरिया कितना आ रहा है? देखिए, मैं ये कहूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो ये मुझे दो टुकड़ों में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई तो एक रेक्टेंगल है, तो हम इसको ऐसे बोल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी ई प्लस, फिर देखेंगे आगे बी सी डी ई। बी सी डी ई ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है, समझ रहे हैं? ट्रेपेजियम कौन सा होता है? जिसमें दो साइड तो पैरेलल होती है, जैसे बीई और सी डी तो पैरेलल साइड्स है यहाँ पर, और ये बी सी और ई डी ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, समझ रहे हैं? तो ये ट्रेपेजियम बन गया बी सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी ई, इसको देखें, रेक्टेंगल जो है ओ ए बी ई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसको ये तो हो गया ओ ई इंटू ओ ए। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा है? बीई प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ईडी। तो ओ ई इंटू ओ ए करेंगे तो 10 इंटू 100, भाई 0 से 100 तक कितना हो गया डिस्टेंस? 100 ही तो हुआ। भाई 0 से 100 तक डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 100 ही तो हुआ। तो ये 100 हो गया, और ये ओ ई 10 इंटू 100 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई बीई प्लस सी डी। ये बीई कितना है? 100, और ये सी डी कितना है? 0 से 50, यानी कि 50 है बस। 100 + 50 मल्टीप्लाइड बाई ये ईडी, ईडी कितना है? 10 और 20 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 10। तो 2 5 × 10, 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 प्लस 100 + 50, 150। 150 × 5 कितना हो गया? नहीं नहीं, 150 × 5 कितना हो गया? 750। 1750 जूल आ गया कि नहीं, बताओ? ये समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद देखिएगा आगे उन्होंने क्या बोला, ये भी बोला फाइंड द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। तो अब फ्रिक्शन की फोर्स कितना काम कर रही है? फ्रिक्शन की फोर्स ही तो उसको थका रही है। तो नोट करिएगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा देखो भाई, फ्रिक्शन की फोर्स तो कॉन्स्टेंटली उस एक ही जैसा फोर्स लगाती जा रही है, 50 न्यूटन। तो यहां से यहां तक एक जैसे ही लग रहा है, तो इसके नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये हमारा फ्रिक्शन के फोर्स ने जितना काम करा है वो आ जाएगा, OFGD। और ये तो एक रेक्टेंगल है, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है? हम्म OFGD। तो क्या हो जाएगा? OF मल्टीप्लाइड बाई OD। OF कितना? -50। और OD कितना है? 20। तो -1000 जूल। ठीक है, माइनस लिखा है तो गलत नहीं है, क्योंकि हम ये एग्जांपल देख चुके हैं, नेगेटिव वर्क डन फ्रिक्शन के केस में वर्क डन नेगेटिव ही होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, एनर्जी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी वर्क जैसे खत्म हुआ है, तो वर्क के बाद में हम ये देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। तो अब एनर्जी देखेंगे, फिर वर्क और एनर्जी में रिलेशन देखेंगे क्या होता है ना। तो पहले एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या है। एनर्जी और वर्क वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है एनर्जी और वर्क में। एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है और वर्क की यूनिट भी जूल ही होती है। हम ये कहते हैं कि जिस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है वो उतना ही तो काम करेगी। तो इसलिए एनर्जी और वर्क डन दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अंतर अभी देख लेंगे हम। क्या कह रहे हो? हाँ, नोट करिएगा नेक्स्ट आप, एनर्जी। एनर्जी इसमें लिखेंगे, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। The SI unit of energy is also joules. SI unit of energy is also joules. फिर नोट करें, energy has several forms. Energy has several forms. Mechanical energy, sound energy, heat energy, mechanical energy, sound energy, heat energy, mechanical energy, sound energy, heat energy, light energy, etc. उसके बाद नोट करें, मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी लिखे हैं, यहाँ हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल एनर्जी।
ऐसे तो बहुत तरीके की एनर्जीज हैं, पर हम क्या देखेंगे, हम मैकेनिकल एनर्जी हमारे सिलेबस में है, हम केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में लिखें आप, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। The energy produced by mechanical means is called mechanical energy. It has two forms. It has two forms. First, kinetic energy. Second, potential energy. Kinetic energy, potential energy. मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या है कि जिसमें जिसमें मैकेनिकल मेथड्स इन्वॉल्व हो। मैकेनिकल मेथड्स क्या है कि हम मान लीजिए किसी चीज को पुश कर रहे हैं, हम मान लीजिए किसी चीज को पुल कर रहे हैं, या फिर मैंने कोई एक रॉड ले रखी है, उस रॉड को मैंने किसी लीवर से कनेक्ट कर रखा है, उसको मैंने किसी पुली से कनेक्ट कर रखा है। तो जहां पर ये लीवर, पुली, बॉक्स, पुश फोर्स, पुल फोर्स, जहां पर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जहां पर मैं ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, ना मैं हीट एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, ना थर्मल एनर्जी, ना विंड एनर्जी, किसी तरीके की कोई एनर्जी का हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम खुद के मैकेनिकल मीन्स ये है कि जिसमें हमारा मोशन इन्वॉल्व होता है और किसी मशीन का मोशन इन्वॉल्व होता है, तो उस मीन्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको मैं बोल देता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का जो मोशन है वो दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो लैपटॉप की बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या वो हमको दिखाई दे रही है, या उसकी वजह से लैपटॉप मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या करती है कि सोलर पैनल लगे हुए हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू बैटरी, तो वो सोलर एनर्जी सेव होती है सोलर पैनल में। सोलर पैनल जो है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है बैटरीज के अंदर। ठीक है। तो एक पूरा लंबा प्रोसेस है कि सोलर सेल कैसे वर्क करता है, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी मोशन, जो भी एनर्जी की वजह से मोशन नजर आए, कंसिडरेबल मोशन आपको दिखाई दे, आप उसको बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है। अब नोट करें आगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में नोट करें, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion the energy possessed by a body by virtue of its motion is called its kinetic energy. Is called its kinetic energy.
A bullet fired from a gun can pierce a target due to its kinetic energy. एग्जांपल लें. A bullet fired from a gun can pierce a target due to its kinetic energy. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कैटापल्ट, गुलेल, गुलेल जानते हैं? हाँ. तो अगर मान लीजिए हमने कोई गुलेल ले रखी है, कैटापल्ट बोलते हैं उसको, तो वो मैंने ले रखी है, उसमें मैंने कोई स्टोन लगा रखा है और उस स्टोन को मैं ऐसे खींच लेता हूँ. या हम बो एंड एरो की बात करते हैं, धनुष बाण, उसकी बात करते हैं. तो हमने उसको पकड़ रखा है, धनुष को, और उसमें बाण लगाकर हम उसको खींच रहे हैं इस तरीके से. तो अब जब मैंने उसको एरो को पूरा पीछे की तरफ खींच लिया और इधर मेरे लेफ्ट हैंड में बो फिक्स्ड है, ठीक है. तो अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, तो मैंने होल्ड कर रखा है. तो होल्ड करने का मतलब ये है, कहते हैं ना आपकी पोटेंशियल कितनी है, तो हम ये कहेंगे कि अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है. ठीक है. क्यों? ड्यू टू द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द बो. बो का जो स्ट्रिंग है, उसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो टूटेगा नहीं, वो स्ट्रेच हो जाएगा जितना आप खींचेंगे उसको. तो वो आप जितना ज्यादा खींचेंगे वो उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो बड़ी तेजी से जाएगा आगे. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि जब मैंने उसको ऐसे खींच लिया, तो खींचने के बाद क्या होगा कि अब उसके अंदर एक बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन वो रुका हुआ है. एरो जो है वो अभी रुका हुआ है, मैंने उसको पकड़ रखा है. ठीक. अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो मोशन में हो जाएगा. तो अब जब वो मोशन में है, जब उसको मैंने छोड़ दिया, जब वो मोशन में है, तो उस दौरान उसके अंदर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. और जब मैंने उसको ऐसे खींच रखा है, तो उस दौरान उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो एकदम से आगे जाएगा और टारगेट पर स्ट्राइक करेगा आगे जाकर. तो जब हमने उसको खींच रखा है, तो तब जो एनर्जी है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और जब वो मोशन में आ गया, तब उसमें जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो इसीलिए बोला जाता है एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called its kinetic energy. एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन. बुलेट गन के अंदर नहीं है, गन के अंदर है. मैंने गन का स्ट्राइकर जो गन का जो ट्रिगर है वो खींच रखा है. तो स्ट्राइकर जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ आ रखा है. अब जैसे ही एट द इंस्टेंट वो स्ट्राइकर जैसे ही बुलेट पर टच करेगा, तो टच करते ही बुलेट निकल कर जाएगी आगे. तो बुलेट जब आगे निकल कर जाएगी, तो वो जो टारगेट होगा सामने, वो टारगेट को लगती हुई वो निकल जाएगी बुलेट. ठीक है. तो हम ये बोलते हैं कि जब स्ट्राइकर पीछे खिंचा हुआ था, क्योंकि मैंने ट्रिगर खींच रखा था पीछे की तरफ, तो उस टाइम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, गन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी. लेकिन फिर जब बुलेट मोशन में आ गई, तो अब जब बुलेट मोशन में है, तो अब बुलेट के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. आप दोनों ही एनर्जीज की यूनिट जो है वो जूल में होती है. हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो नोट करें, मान लीजिए कि कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉल पड़ी हुई है. एक बॉल है और हमने इस पर फोर्स लगाई.
फोर्स लगाई हमने, तो फोर्स लगाने पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, एस, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस टाइम जब मैंने फोर्स लगाई, इस टाइम जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको मैं बोल दूंगा यू। इस टाइम जो इसकी वेलोसिटी थी उसको हमने बोल दिया यू। या फिर आप ये कहिए कि ये जो बॉल थी ये इनिशियली रेस्ट में थी, और रेस्ट में थी तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और जो फाइनल वेलोसिटी है वी, उसको वी बोल दीजिए। ठीक है, बॉल पड़ी हुई है, ठीक, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत में वो रेस्ट में ही थी। जैसे ही मैंने उसको स्ट्राइक करा विद अ बैट और विद अ हॉकी, तो वो बॉल जो है वो मूव कर गई और वो एस डिस्टेंस मूव करा उसने। तो शुरुआत में वो रेस्ट में थी, मोशन में आने के बाद जो एनर्जी हुई वो काइनेटिक एनर्जी हुई। ठीक है, तो अब आप नोट करेंगे यहाँ पर कि लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी, u इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको हमने u बोल दिया, u यानी कि जीरो ले लिया हमने कि वो रेस्ट में ही थी। m हो गया मास ऑफ अ बॉडी, u हो गया, u जीरो हो गया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, f हो गया कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर आपकी वीडियो आपके एंड पे मतलब पॉज हो रही है क्या? मेरे लिए हो रही है। कि तुम्हारी आवाज तो आ रही है मेरे को, और अपनी वीडियो भी मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक चल रही है। तब वो बीच में मेरे लिए आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही थी। अभी ठीक है? यस सर, अब बेटर है। चलिए ठीक है। कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, उसके बाद नोट करें ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और एस हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो एक ही बात है, अगर कहीं वो इधर उधर मुड़ नहीं रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब इसके बाद मैं यहां पर यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग third equation of motion, v square, by using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, तो v square is equal to 0 का स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2s। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, ये करने के बाद में अब हम ये कहेंगे सिंस force and displacement since force and displacement is in the same direction, so work done will be positive। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है,
अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं तो वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और वर्क डन निकाला कैसे जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। चलिए, तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास तो मैंने m ही लिया था, बता रहा हूँ। इस a को यहां रख दो, v स्क्वायर अपॉन 2s, और यहाँ s है ही, इस s से ही s कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? mv स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये आ गया हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। W is equal to half mv square. Since the body is in motion, so this work done appears as kinetic energy, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल K, ऑफ द बॉडी। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब याद रखिएगा, अब जैसे अभी तक आपने लोगों ने 9th क्लास में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ा होगा। तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी को के बोलते थे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ कैपिटल के बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं कैपिटल यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फिर वर्क एनर्जी थ्योरम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर यहाँ तक क्लियर है ना? सभी को बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। नित्या, दिवस, यस सर। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, विदुषी, आस्था,